जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी मेंस 2024 का जीएस पेपर फोर्थ एथिक्स नीति शास्त्र का जो पेपर होता है 200 मार्क्स का 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाती हैं, काफ़ी मदद मिलेगा ये वीडियो आपको समझने के लिए, जानने के लिए बने रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। दोनों लैंग्वेजों में पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या हिंदी जिसमें आपको कंफर्ट लगता है, जब जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया होगा। ठीक है, सेक्शन ए के अंतर्गत पे देखिए, पर क्वेश्चनों के अंतर्गत पे पार्ट भी दिया रहता है। वर्ड लिमिट दी रहती है 150 टू 250 की एवरेज के अंतर्गत पे 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का। क्या चीज़ है एवरेज, अभी अब आगे देखते हुए ले चलेंगे। सब बेसिक से पॉइंट है, उनको भी साथ साथ में रिलेट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए, जब प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पर तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रशासनिक जो है, प्रशासन तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में वो क्या करता है कि इनपुट डेटा कलेक्ट के लिए वो क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। समय बचा रहेगा और बहुत सी चीज़ें क्लियर रिपोर्ट भी निकल के आ जाती हैं। तो नैतिक दृष्टिकोण से इसमें एक बहस का मुद्दा भी बना है। अभी हाल ही में करंट भी इसके साथ साथ में रिलेट हो जाता है, और नैतिक दृष्टिकोणों से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण आपको इसके अंतर्गत पर करना है। 150 वर्डों के अंतर्गत पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, वही इंग्लिश में दिया गया। एक लैंग्वेज देख लो, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जिसके अंतर्गत पे, इसमें कहा गया है कि नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं। मोरलिटी के अंतर्गत पे कई प्रमुख आयाम यहाँ पर सम्मिलित हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दो क्वेश्चन एक साथ है। सबसे पहले कहा गया कि नैतिकता के प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को क्या करता है, नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर कहा गया है मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। फिर और कहा गया है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है, चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। 150 वर्डों में लिखना है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मैंने तो देखिए, मैंने पहले पार्ट ए के अंतर्गत पे इतना तोड़ लिया, पार्ट सेकंड इतना, और पार्ट थर्ड यहाँ पर, और पार्ट फोर्थ 4 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत मैं रिलेट कर ली। तब मैं इन टॉपिकों को डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, आप कैसे देखते हैं, आपके देखने का नजरिया आपके एक्सपीरियंस के बेस के अंतर्गत पे, स्टडी के बेस पर आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन एक समाप्त हो गया, जिसके अंतर्गत पर 2 पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों डिस्कस कर लिया एथिक्स का। अब देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें भी 150 वर्ड है। पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट ए में क्वेश्चन है, शांति के बारे में केवल बात करना ही अपर्याप्त नहीं है। शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए, और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस रिपीट करते हैं, समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ते हुए ले चलिएगा समझने के लिए। शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है। शांति के लिए आपको क्या करना है, केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास भी करना चाहिए, उस पर क्या बिलीव भी करना चाहिए, और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं, उसमें केवल विश्वास करना ही नहीं, इस पर क्या करना चाहिए, कार्य भी करना चाहिए। शांति के लिए केवल क्या है, केवल बात करना पर्याप्त नहीं है, उस पर विश्वास करना चाहिए, और इस पर केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, इस पर क्या है, कार्य भी करना चाहिए। समझ गए क्वेश्चन। वर्तमान संदर्भ में विकसित देशों में, विकासशील नहीं कह रहा है, विकसित देशों के संदर्भ में कह रहा है। ये चीज भी ध्यान रखो, किसको विकसित देश कहा जाता है, विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग, जो भी विकसित देश है, डेवलप्ड जो कंट्री है, वहां पर जो भी हथियार उद्योग है, दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं, हथियार उद्योग करते हैं, और दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, कई युद्धों में निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव करते हैं, या एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें होती हैं हथियार वेपन्स कैसे रिलेटेड वाले में, वो चीज़ें आप जानेंगे, आने वाले समय में बात करेंगे इसके अंतर्गत। पर अभी बस इतना देख लो, आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या है। आज के इंटरनेशनल के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्ष जो है उसको रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या है। जो शक्तिशाली देश है उनके अपने क्या विचार हैं, वो किस प्रकार इसको रोक सकते हैं, क्या चीज़ें मुद्दे निकल के आएंगे, सारा इसके साथ साथ में 150 वर्डों के साथ में आपको डिस्कस कर लेना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद में है पार्ट बी, और पार्ट बी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम क्या है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विकास, उसमें डेवलपिंग के अंतर्गत पे के नाम पर मानव के लालच का क्या परिणाम है। मानव उसमें डेवलपिंग के नाम पर मानव किस प्रकार का करप्शन कर रहा है या लालच कर रहा है, जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पे निकल के आता है, नेशनल या इंटरनेशनल जो भी बेस है, जो इस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना। मानव के अतिरिक्त उसके साथ साथ में क्या होगा कि जो अन्य जीव भी हैं वायुमंडल के अंतर्गत पे, सारे माइक्रो से माइक्रो लेकर या ऊपर लेवल बेस के अंतर्गत पे, तो विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर। तो क्या कह रहा है कि ये इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं, जो करप्शन या एटसेट्रा से रिलेटेड जो इसका परिणाम है, जो डिसीजन निकलेगा, जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, तो मानव तो विलुप्त होगा, साथ साथ में जो जीव जंतु हैं वो भी इसके साथ साथ में समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। जैसे कि आप नेचर में ऑटोमेटिक रूप से देख भी रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, आप नेचर को लेते हुए ले चलिएगा। एथिक्स ये सब्जेक्ट ऐसी होती है कि हर चीज़ों को रिलेट करते हुए ले चलना होता है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे। देखिए, जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण की, जीवन की रक्षा होगी, सेल्फ हो गया सिक्योरिटी बेस में, सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पर सब में संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे। 150 वर्डों में लिखना है, 10 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है ये। और उसके बाद में बात करेंगे तो 250 मार्क्स का पेपर है, लेकिन पर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का भी एवरेज निकल रहा, आगे बढ़ेगा भी लेवल में बताऊंगा, वर्ड लिमिट जैसे बढ़ जाएगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, इसके अंतर्गत पे क्या बात करी गई है, महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए, ठीक है। 3 कोट्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा किसका था इसके अंतर्गत पे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, नीचे लिखा है इमैनुअल कांट का, ठीक है। 3 कोटें यहाँ पर लिखी गई है। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है, मतलब इससे क्या तात्पर्य निकलता है, क्या चीज़ें हैं, कोट को देखते हुए ले चलते। 3 कोटें दी गई। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो। ये किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। क्या कहा था कि दूसरों से जो भी अच्छा है, मानो अब देखिए अपने को लेते हुए चलिए, जब आप किसी दूसरे इंसान को देखते हैं, उससे कोई चीज़ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, ज्ञानवर्धक बातें हैं, आप उसको देखिए, ग्रहण कीजिए, तो उससे वो चीज़ें सीख लो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ, फिर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। और उसके बाद में उसको लागू कैसे करना है अपने अंदर, और सोसाइटी के अंतर्गत पर लागू क्या करना है, अपने हिसाब से उसको पॉजिटिव वेज के अंतर्गत पर लागू करना है, लेकिन उसके हिसाब से लागू नहीं करना है जिससे आपने ग्रहण एक्सेप्ट किया है। और दूसरों जैसा मत बनो, और दूसरे के जैसा आप क्या करो, मत बनो। उससे रिलेटेड लिखना आप समझ गए होंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कोट का 150 वर्ड आप आराम से लिख सकते हैं इसके अंतर्गत पे। बी क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पे क्या था, शक्ति के सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉ प्रूफ जिसको कहा जाता है, इनका कोट क्या है, शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं। क्या कहा गया है कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। यदि शक्ति का अभाव है तो उसमें विश्वास का कोई लाभ नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई पावर है और पावर का अभाव है तो उसमें विश्वास का आपको कोई लाभ नहीं होगा। किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों होना क्या है, आवश्यक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। अगर आपके पास में शक्ति नहीं है तो आपको जो बिलीव है, विश्वास है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और किसी महान कार्य को करने के लिए आपके पास में विश्वास और शक्ति दोनों होना चाहिए। 150 वर्डों के अंतर्गत पर आपको लिखना है इसके अंतर्गत पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो एक कोट इंक्लूड है। 3rd है इसके अंतर्गत पे इमैनुअल कांट का जो कोट है, तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है,
कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे मैं हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते फिर मैं समझाता हूँ इसको, तो वह दोषी है। नीति शास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वह दोषी है। इमैनुअल कांट का एक कोट है। तो देखिए, कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार, जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पर जो लॉ बना है, मैं हूँ, मैं सेल्फ ये पर्सन हूँ कि यदि मनुष्य मेरे लिए कोई अधिकार दे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक सांस्कृतिक मुझे अधिकार दिया गया, यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, भारत के अंतर्गत में जैसे हम रह रहे हैं, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पर जो हमें अधिकार राइट से दिए गए, वही दूसरे इंसान के लिए भी वो चीज़ें लागू होती हैं। यदि मैं उनका उल्लंघन करता हूँ, मैं उनके लिए उल्लंघन करता हुआ दिखता हूँ, या जो चीज़ें होंगी आप समझ गए होंगे, किसी पे थोपना या चीज़ें उनके अपोजिट में काम करना, लॉ के विरोध में काम करना, यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसको हनन करता है, जैसे मानो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं किसी दूसरे इंसान को बंदी बना के रखता हूँ, खाली बंदी बना के, गुलाम बना के जिसको रखता हूँ, तो वो अधिकारों का उल्लंघन करना है, तो वह दोषी है। तो मैं क्या हूँ, दोषी हूँ। इसके अंतर्गत पे नीति शास्त्र के अनुसार, एथिक्स के अनुसार क्या कहा गया, यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है, यदि वह एथिक्स की दृष्टि के अनुसार क्या है कि नैतिकता, उसकी नैतिकता को परखने का एक तजुर्बा है, यदि वो सोचता है तो आने वाले समय में वो चीज़ें भी फॉलो करेगा। अगर वो किसी, उसको पावर, शक्तियाँ दी जाएगी या एटसेट्रा जो भी चीज़ें होंगी आने वाले समय में, तो एथिक्स के अनुसार क्या है कि यदि वह ऐसा करने के बारे में भी सोचता है कि वह किसी कानून के विरोध में चलकर दूसरे इंसान को, अपने मतलब कानूनों का उल्लंघन करता है, तो वो एथिक्स के अनुसार क्या है, अगर वो इस प्रकार के सोचता है, करता नहीं है, सोचता है, तो वो क्या है, वो तो भी दोषी है। ये किसने कहा था, इमैनुअल कांट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद में 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, पार्ट ए क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पे रिलेट किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत पे ए क्वेश्चन है, न्यायपूर्वक और अन्यायपूर्वक की अवधारणा प्रासंगिक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत पर जस्टिस बेस के अंतर्गत पर और अनजस्टिस बेस के अंतर्गत की कहा गया है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण इसके अंतर्गत पर आपको करना है। 150 वर्डों के अंतर्गत पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। जस्टिस एंड अनजस्टिस का जो कॉन्सेप्ट बेस के अंतर्गत पे है, कॉन्टेक्चुअल बेस की बात कर रहा है, अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, एक साल पहले, अभी रिलेट कीजिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में 2024 में, एक साल अभी के टाइम में जो एक साल पहले, इससे पहले 2023 के अंतर्गत में जो आपके लिए न्यायपूर्ण, जस्टिस बेस के अंतर्गत में इंक्लूड था, न्यायपूर्ण था, और आज के संदर्भ में, आज के समय में 2024 में क्या हो चुका, अन्यायपूर्ण, अनजस्टिस बेस के अंतर्गत में इंक्लूड हो सकता है। तो हो सकता है कह रहा है, ठीक है, आज के संदर्भ में वो अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। क्या कह रहा है, न्याय जो जस्टिस बेस के अंतर्गत पे है, हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण आपको करना 150 वर्डों के अंतर्गत पर, ठीक, ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद में पार्ट बी है, जिसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, मामले के सार को नजरअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। थोड़ा सा समझना, एक समझदार सिविल सेवक वो है जो ऐसी शाब्दिकता को नजरअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है। उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। क्या कह रहा है, बी क्वेश्चन है, मामले के सार को नज़रअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। मामले के सार को, आपका कोई मामला है, आप कोई अधिकारी हैं, मामले के सार को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, करके रूप के प्रति अविवेकी हो रहे हैं, आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। तो अगर आप उसके प्रति, रूप के प्रति अविवेकी और आसक्ति का आपका जो होगा, उसका परिणाम क्या होगा, अन्याय ही होगा। एक समझदार सिविल सेवक है, यदि आप एक सिविल सेवक बनते हैं तो आप एक सिविल सेवक है जो ऐसी शाब्दिकता को नजरअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है, ठीक है ना, कोई करप्शन नहीं करता, कोई चीज नहीं करता है, नजरअंदाज के बेस से काम नहीं करता है कि रूप में अविवेकी आसक्ति है जो इसका परिणाम अन्याय निकलता है, तो उस हिसाब से वर्क नहीं करता है। तो उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित आपको क्या करना है, परीक्षण कीजिए। इसके अंतर्गत पे एग्जाम्पल देके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट 150 है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उसके बाद में इसको समझ गए होंगे,
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहा गया इसमें भी पार्ट भी 150 वर्डों के अंतर्गत पर आपको रिलेट करना है। क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत पे आचार संहिता और नैतिक संहिता, जिसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता और नैतिक संहिता लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है, जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव आपको इसके अंतर्गत पर देना है, दीजिए, ये चीज़ कहा गया है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ द एथिक्स की बात कही गई है, लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता और नैतिक संहिता लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है, जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव आपको देना है। इसमें आचार संहिता जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, ये दोनों चीज़ें, लेकिन आचार संहिता पहले से क्रियान्वित है, कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही वर्क कर रहा है, लेकिन जो नैतिक संहिता है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो अभी तक लागू होना बाकी है। और शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श जो नैतिक संहिता है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उसका सुझाव आपको इसके अंतर्गत पर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन बी है इसके अंतर्गत पर, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहा गया है, नए कानून भारतीय न्याय संहिता VBNS, भारतीय न्याय संहिता जिसको कहा जाता है कि आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए। बी क्वेश्चन क्या कहा गया है, नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की आत्मा क्या है, भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है, ये चीज़ें हैं। और वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। जब आप एथिक्स के बुक को लेकर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, न्यू बिगनर है तो आपका बॉन्स हो रहा होगा ये आंसर, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी, क्या चीज़ें, धीरे धीरे आप ग्रोथ करते हुए ले चलेंगे। ठीक है, अगर अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट ए क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या कहा गया है, भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक विशिष्टता, मतलब लैंगिक की बात करेंगे तो अलग अलग, जैसे मेल फीमेल बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर लैंगिक जो भेद होता है, विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी क्षमता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय आप इसके अंतर्गत पे सुझाइए। क्या कहा गया, क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला लोक सेवाओं के सामने आने वाली लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय आपको इसके अंतर्गत पर सुझाना। जैसे आप दैनिक जीवन में देख रहे होंगे तो उनको रिलेट करते हुए क्वेश्चन को समझो। 3-4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, निकाले 6-7 भी निकल जाएंगे, क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको माइक्रो रूप से लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझने के बाद में उसके बाद में बी पार्ट है यहाँ पर, जैसे कहा गया है कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य है नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। एक विशिष्ट योजना
कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाएगी। क्या करा, क्वेश्चन वापस रिपीट करते। बी पार्ट का आ गया कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए क्या करना है, आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। ये चीज़ ध्यान रखना। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाएगी। ये चीज़ें जैसे सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और उसके बाद में ज़मीनी स्तर पर उनको वर्क करना है, तो उसके अंतर्गत पे सेवा प्रदान करने में सशक्त कैसे बनाएगा, इससे रिलेटेड ज़मीनी स्तर पर जब वर्क करते हैं तो किन किन अंतर्गत पे पॉजिटिव निगेटिव जो चीज़ें निकल के आती हैं तो उनसे जूझना पड़ता है। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए किस प्रकार से आपको सशक्त बनाएगी, तो ये सारा का सारा इसके अंतर्गत पर रिलेट हो जाएगा मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य संबंधी। ठीक, समझ गए होंगे किस प्रकार की चीज़ें हैं। शॉर्ट रूप से 150 वर्डों में है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, उसके बाद में पार्ट भी यहाँ पर रिलेट हो जाता है। ठीक है, जो 6 तक के क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद में जो 6 क्वेश्चन है इसके बाद में बचती हैं। उसके बाद में क्या है, सारे के सारे केस स्टडी के पेपर है क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लेंथी है, वीडियो भी बहुत सारा लेंथी बन जाएगा। जैसे देखिए ऐसे पैराग्राफ इसके अंतर्गत पर दिया गया, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपने शब्दों में आपको इसके अंतर्गत पर आंसर देना। आप एक अधिकारी हैं, ये चीज़ें होगी एटसेट्रा, जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया कि उपयुक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी। यदि आप अधिकारी हैं, आपके सामने अगर उस प्रकार की कोई भी चुनौती आता है तो तत्काल प्रतिक्रिया, आपको तत्काल वहाँ पर डिसीजन लेना है। आप अधिकारी बनते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, अपने शब्दों के अंतर्गत पे। एग्जामिनर इन क्वेश्चनों के केस स्टडी के अंतर्गत पे ही आपको पूरा का पूरा भाव लेता है कि आपके सोचने की बौद्धिक, तार्किक एटसेट्रा जो भी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है पार्ट बी का, यहाँ पर है 250 वर्डों पर आपको आंसर इसमें देना है। ठीक है, टोटल एवरेज जो इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर दिया गया 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दिया गया नीचे। फिर उसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पर भी एक आपको टॉपिक दिया गया है, जिसके अंतर्गत पर आपको क्या करना है, 200 वर्डों में आपको इसका आंसर देना है। वही केस स्टडी का पेपर है। और उसके बाद में आगे क्या है, 9 नंबर का भी केस स्टडी का ही क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर, बाद में कभी डीपली इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपका केस स्टडी, 11 नंबर में भी केस स्टडी होता है, और 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका केस स्टडी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे 12 क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए एथिक्स का जो पेपर है 2024 यूपीएससी मेंस के अंतर्गत पे जो जीएस पेपर 4 है, किस प्रकार से एथिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पर पूछी जाती है, कितने क्वेश्चन है पूछी जाती है, किस प्रकार से पूछी जाती है और कैसे एग्जामिनर रिलेट करता है, सॉल्ट रूप से आप समझ गए होंगे। यदि आप न्यू बिगनर हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करेंगे, या स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो इसी बेस से क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जामिनर रिलेट करता है। बस जो क्वेश्चन है उनका वेटेज कम हो जाता है स्टेट पीएससी के अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों, सॉल्ट पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।